पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ मामलात, वाक़यात, हालात तब्दील हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही अहम मुल्क अमेरिका भी है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने अच्छे ताल्लुकात और रवाबित कायम रखे हैं माजी में भी, और अब और ज़्यादा बेहतर होकर सामने आ रहे हैं। तिजारती तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करता है और आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात की रोशनी में ये दोबारा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। इसके साथ साथ अमेरिका को भी पाकिस्तान की मईशत में रसाई चाहिए, और जो हम काफ़ी अरसे से रोक बैठे थे, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं, निगोशिएशंस किए हैं, और उसमें उन्होंने क्लैरिटी जाहिर की है कि अमेरिका के साथ तिजारती हजम बढ़ाना चाहते हैं, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। इसके साथ साथ टैरिफ्स के अंदर पाकिस्तान के साथ जो टैरिफ्स की परसेंटेज तय की गई है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। ये पाकिस्तान के लिए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक एडवांटेजस पोजीशन है, और ये टैरिफ एडवांटेज के बारे में भी आज बात करेंगे। कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनके बारे में आम तौर पे गुफ्तगू नहीं की जाती, उसमें ख़वातीन के फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी माशी शमूलियत का भी बड़ा अहम रोल होता है। आज उस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बैनुल-अक़वामी सतह की मुहक्किक और इक़्तिसादी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाली डॉक्टर सबीका रिजवी साहिबा अमेरिका से बराह रास्त शामिल गुफ्तगू होंगी। वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर सबीका रिजवी साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सबीका रिजवी, आगाज़ में मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि ये जो टैरिफ के मौज़ूआत पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर तो हम बड़ा जश्न भी मना रहे हैं, बड़ी खुशियाँ भी मना रहे हैं कि हमें जो है वो टैरिफ के अंदर हिंदुस्तान के मुकाबले में जो है वो बहुत ज़्यादा रियायत मिली है। इसके मुतालिक थोड़ा अपना तज़िया पेश करें। देखें, पहले तो आपने बिल्कुल ये एक सही बात की, मगर इससे पहले ये मैं बताऊं कि आप ये बात का एहसास हो हमें कि हम उन मुल्कों से कम्पीट कर रहे हैं जिनकी एक्सपोर्ट हमसे 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा है। जी जहाँ पर हमें एक तरह से फ़ायदा ये हुआ है कि टैरिफ्स जो हैं वो कम हुए हैं। कहाँ पर 29 थे और अब 19% पर आए हुए हैं। तो जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत एडवांटेज है, मगर हमें इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ ह्यूज चैलेंज जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो टेक्सटाइल की हैं। टेक्सटाइल का इदारा वैसे ही आपका इतना पिसा हुआ है पाकिस्तान में अंडर द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द टैक्स स्ट्रक्चर। लिहाज़ा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उन पर इम्पैक्ट तो ज़रूर आए। मगर यहाँ पर मैं शुरू में ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर चैलेंज है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है। जैसे आपने शुरू में कहा, बिल्कुल, कि जहाँ पर इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश को टैरिफ इम्पोज़ किया गया है, जो हमसे बहुत हाई है। तो हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि बहुत से एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं, वो अमेरिका जो है वो चैनलाइज़ होंगे इन मुल्क से पाकिस्तान की तरफ, जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्च्युनिटी खड़ी हुई है। मगर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्योंकि प्रेशर आएगा, कॉस्ट का भी आएगा और डिमांड साइड का भी आएगा। तो मेरा इसमें बस ये कहना है स्टार्ट में कि हमारे ज़हन में ये बात रहे कि हम उन मुल्कों से इस वक़्त कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मैं आपको एक मिसाल दूँ। पाकिस्तान की इस वक़्त टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन पर खड़ी हुई, और जब हम यही एक्सपोर्ट अपने कंपैटिटर की देखते हैं तो वो 132 बिलियन पर है। तो हम लोग 4 या 5 टाइम्स जिनकी हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, उनसे अब हम कम्पीट करने को जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास सरप्लस होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास तो सरप्लस ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब तक हमारे पास किसी चीज़ की असराफ नहीं होगी और हमारे पास वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होगा, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हम तो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हैं, हमारी अच्छा, कैपेसिटी नहीं है। देखिए इसमें बिल्कुल, इसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूँ कि ये भी ज़हन नशीन रहे कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, उसमें 80% एक्सपोर्ट जो हैं वो टेक्सटाइल के हैं।
जैसे मैंने आपसे कहा, जी। हमारी जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से की जब हम बात करते हैं, वो टेक्सटाइल की है। जबकि इस वक़्त जो दौर है, अब हमारे नीड है कि हम्म, हम इसको डाइवर्सिफ़ाई करें और सेक्टर्स के अंदर जाएँ। हम देखें कि हमारा पोटेंशियल और हम्म, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है और उस इंडस्ट्रीज़ को हम मज़ीद उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि उन एरियाज़ को भी हम एक्सपोर्ट कर सकें। और जैसी आपने बात की कि हमारा सरप्लस का जो मसला है ये रहेगा, और ये जब तक दुरुस्त नहीं हो सकता, जब तक हुकूमती उस पर इक़दामात नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट वाइज़ प्रोड्यूसर्स को किसी तरीके की एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो हम्म। आपका ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और नुक्ते पर भी आपको लाना चाहूँगा सबिका रिजवी साहिबा। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा शोरो होगा रहता है कि साहब वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, सेमिनार्स डोनेशंस के लिए लोग ये करते रहते हैं। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है तो मैंने कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग देखी नहीं है। आपको पता होगा पाकिस्तान अनोखा मुल्क है जहाँ पे बेवाएं, बुजुर्ग, हाउसवाइफ्स सबको एक ही कैटेगरी में लिया जाता है, और अगर उनमें से कोई एंटरप्रेन्योर भी बनना चाह रही हो तो कितने सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज एक बैंक अकाउंट तक खोलना ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। मर्द हजरात को तो बैंक को जो है वो जित शादी में जब रिश्ता लेकर जाते हैं उससे ज़्यादा तफसीलात देनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल ख़वातीन को भी इसी तरह के बिल्कुल। मसाइल का सामना है। तो इस बारे में हुकूमत ने कुछ किया है, आपकी नज़र में कुछ है, और इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ? जी। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जैसे आपने कही, पहले हम स्टैट्स की थोड़ी-सी बात करें जिसकी तरफ आपने इशारा किया। इस वक़्त अगर हम देखें तो औरतें जो हैं वो आपके मुल्क की आधी फ़ीसद आवाम को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। तो 48% जो आपकी आवाम है, अगर आपने उनको एक्सक्लूड नहीं किया, माली शमूलियत जो है, जिसकी आपने बात की, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कितनी अहम मौज़ू है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और इस मैं बात की आपको बहुत एप्रिसिएशन दूँगी, क्योंकि ये मौज़ू वो है जो इस वक़्त हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया का, कि हम किस तरीके से औरतों को अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाएँ, अपने बैंकिंग भाई ये सेक्टर के फाइनेंशियल अंदर लाएँ। अब इंक्लूजन हम की ज़रा वजह से ही स्टैट्स तो की बात डॉक्टर करते हैं। यूनस को नोबेल प्राइज मिल गया। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से ही तो ग्रामीण उनको ये बैंक एजाज मिला। बिल्कुल। हाँ। अब देखें, जब आप स्टैट्स देखते हैं तो आपके यहाँ 22% ख़वातीन इस वक़्त लेबर पार्टिसिपेशन के अंदर हैं। बांग्लादेश में 35 हैं, वियतनाम में 64% है। याद रहे, ये वो मुल्क हैं जो हमसे बहुत सालों बाद आज़ाद हुए हैं। इतने कम अरसे में, इतनी जल्दी से उन्होंने औरतों को इतनी खुद मुख्तारी किस तरीके से दी, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ़ 13% ख़वातीन पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनके बैंक अकाउंट्स हैं। अब आप ये मुझे बात बताएँ कि हर औरत के हाथ में, जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, और उसको ये तक नहीं पता कि ऑनलाइन बैंकिंग किस तरीके से की जाती है, डेबिट, क्रेडिट किस तरह से होता है, पे चेक कैसे किया जाता है, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो जब तक आप ये चीज़ें आम नहीं करेंगे, आपकी ख़वातीन जो हैं वो पीछे रहेंगी। फिर जब हम आगे चल के देखते हैं, एसएमई की बात करते हैं, अभी हमने बात की, भाई मुलाजमत ही नहीं करने देते 1% खवातीन को। सारी खवातीन को स्कूल टीचर बनाया हुआ है। यकीन करें, हमारे मुल्क में अनोखी बात ये कि कल जो है वो इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि 10 में से 9 पोजीशनें मैट्रिक के अंदर जो है वो खवातीन की आई हैं। हाँ भाई ठीक है, मान गए। आप ये तो बताओ कि शादी के बाद वो बेचारी कर भी पाएंगी इन नंबरों का कुछ के नहीं। शादी के बाद ना तो वो कुछ सारी मेडिकल की सीट्स उनको मिलती हैं, डॉक्टर नहीं बनने देते उन्हें। इंजीनियर बन जाती हैं, बिल्कुल। इंजीनियरिंग नहीं करने देते, कोई इंजीनियर बनने नहीं देते, इंजीनियरिंग में पढ़ाई करवा देते हैं उनको। तो आप मुझे बताएं ना, सारी की सारी देखिए, तो बेचारी स्कूल टीचरें बन जाती हैं, इसमें फिर क्या करेंगे आप बताएं मुझे, क्या इंक्लूजन होगी उनकी? इसमें इसमें मैं एक चीज़ मैं आपको बात ये करूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो एक जो चीज़ आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हमारे यहाँ पॉलिसी, जैसे आपने शुरू में बात की और हाँ, बिल्कुल दुरुस्त की, कि एक बैंक अकाउंट खोलना अज़ा अ अ अज़ाबे जान हाँ, बनता है, कि आपको एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए जितने फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उसके लिए जितने
लोगों के साइन चाहिए। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कम से कम औरतें जो हैं वो अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलती हैं, ज़्यादातर वो मर्दों के नाम से बैंक अकाउंट खोलती हैं। इसमें मसाइल और भी तरह के आते हैं कि यानी अब उनके जो पैसे हैं, उन पे जो साइन होते हैं वो उनके मर्दों के होते हैं। जी औरतों की माली शमूलियत जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और ये बात आप समझें कि इस वक्त एसएमई के नाम पर जो इतना शोर होता है, जी जी तो जो लोन्स आपके मिलते हैं, सिर्फ 3% लोन है जो औरतों के पास है इस वक्त। यानी 3% लोन एसएमई बैंक्स ने, कि ये जो आपने बात की ग्रामीण बैंक की, इसका माइक्रो फाइनेंस जो है ये औरतों के लिए ही आया था नहीं नहीं, कि एक मिनट आसान रुके आप। इकदामात ने। हमने भी बड़े बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाए और बड़े जो है अपनी तरफ से माइक्रो फाइनेंस में बड़ी जिद्दत लाने की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से माइक्रो फाइनेंसिंग में भी खवातीन का कोई खास रोल उन्होंने रखा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कितनी विमेन जो है वो एंजॉय कर रही हैं लोन्स फ्रॉम बैंक्स। डिफरेंट नहीं हमारे कल्चर्स बांग्लादेश और हमारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि फाइनेंसिंग के लिए इतना एक्सेस है खवातीन का माइक्रो फाइनेंस में भी। आई डोंट नो वेदर आई एम रॉन्ग और आई एम राइट, पर यू मे हैव द स्टैट्स फॉर इट। जी यू आर कंप्लीटली राइट। मैंने अभी आपको स्टैट्स दिए कि सिर्फ 3% औरतें हैं जो आपके एसएमई लोन्स से फायदा उठा रही हैं। ये बाकी खवातीन किधर हैं, इनको इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू जो आता है जिसकी तरफ आपने शायद बात की वो है कोलैटरल का। यानी जब आप किसी बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो वो आपको कहते हैं कि कोई एसेट रखवाएं, उसके बदले में आपको लोन मिलेगा। अब ये खातून वो है जिसके नाम पर ना कोई घर है, ना कोई गाड़ी है, कोई एसेट उनके नाम पे नहीं है। अब आप जब दूसरी तरफ आते हैं तो लैंड ओनरशिप की जो इशू है पाकिस्तान में वो एक अलग मसला है। औरत के नाम पर लैंड लेना एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। तो जब मेरे पास जमीन ही नहीं है तो मैं बैंक को क्या दूं कि जिसके बदले में मुझे लोन मिले। दूसरी बात यह है कि लोन की अदायगी को आसान बनाना है आपने। ये औरत वो है जो कि अपना घर चलाने के साथ साथ बिजनेस कर रही है, उसको एनकरेज करना है और उसको वो शराइत पर लोन नहीं देना जो आपने मर्दों को दिया है। ये बात समझने की जरूरत है। मगर यहां पर मैं ये बात भी ऐड करूंगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है बैंकिंग ऑन इक्वालिटी, और उन्होंने आसान अकाउंट्स के नाम से भी पॉलिसी निकाली है जहां पर वो आसानी से औरतें अपने अकाउंट्स को खोल लेती हैं। सवाल यह कितनी औरतों को उसके बारे में पता है? नहीं हमारे पता, यहाँ मसला अवेयरनेस ये ही नहीं होता है। है कि तमाम अवेयरनेस नहीं है, जानबूझ के अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं रखी। ऐसे ही नहीं, अवेयरनेस जानबूझ के नहीं रखी। वैसे आप देखें तो 14 अगस्त की इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है, उसके अंदर सारे सियासतदानों ने अपनी तफसीरें लगा दी। बात यह है कि ये अवेयरनेस क्रिएट होती है जब विल हो। जब विल ही नहीं है तो अवेयरनेस कहां क्रिएट करेंगे आप मुझे बताएं। तो विलिंगनेस, नो विल। यही तो मैंने बात की कि आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ही नहीं सकती जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो। जब तक एक औरत को या मर्द को किसी को भी आम अल्फाज में पता नहीं है कि अकाउंट कैसे ये खोलना सिर्फ है, तो विमेन के देखिए यहाँ साथ पर नहीं है, मैं आपको इदारों का बताऊं। रोल है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का इशू ये है कि पता नहीं आपको पता आप इस वाक़े का कि नहीं, वो अरमगान जैसे जो लड़के हैं ना उनकी पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। वो दूसरों के नाम पे भी बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, दूसरों के बैंक अकाउंट्स ऑपरेट भी कर रहे हैं, दूसरों के अकाउंटों में पैसे मंगवा भी रहे हैं, वहां से निकाल भी रहे हैं, बिकॉज these commercial organizations are interested in such kind of customers and clients. They are not interested, they not have the will कि वो आम खवातीन को empower करें। With all due respect, it is an agenda driven thing, I think. Maybe I am wrong, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक एजेंडा है। They do not have the willingness to facilitate SMEs, women और any जिसे आप कहें कि जो कोई भी ऐसा माशरे का तबका हो जो ज़रा सा भी दबा पिस्सा हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आर अनविलिंग टू इंक्लूड देम इन देयर सिस्टम। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मे बी आप इसके देखिए ऊपर। आपने एक बात तो सही की, पॉलिसीज इतनी अभी कुछ मंथ्स पहले अगर आपको याद हो अप्रैल में पाकिस्तान में एक वीक मनाया गया जिसको कहा गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। हाँ पूरा हफ्ता जी मनाया गया जिसमें स्टेट बैंक ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, तमाम बैंकों ने इतनी टॉक्स की, वर्कशॉप्स की और ये और वो जा बात हो रही है। ये आप बातें तो कर रहे हैं मगर जैसे आपने बात की
ग्राउंड रियलिटी क्या है। असल में जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, क्योंकि देखिए हम तो स्टडीज करते हैं, जब मैं मैं आपको 500 रीजन बताऊं, औरतों से डॉक्टर पूछती सबिका हूँ। रिजवी साहबा, आप अमेरिका में, मैं आपको रीजन बताऊं, ऐसी बात नहीं, आप भी वहां गई होंगी, आपने देखा होगा आईक्यू लेवल्स उनके भी हमसे मिलते जुलते ही होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऑर्डिनरी अमेरिकन आर जस्ट सिंपल पीपल। लेकिन बेसिक बात क्या है कि बिल्कुल। हम हमारे माशरे में ना वो मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए आपको कि नहीं, पाकिस्तानी माशरे में ना खुद गर्जी बहुत ज़्यादा है, हम खुद गर्ज बहुत ज़्यादा है और हम तेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हम चलाक हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं, वी आर क्लेवर। और ये इस वजह से दीज टू थिंग्स ड्रैग अस डाउन। हम ये जो है ना ज़्यादा सुपरफिशियल और आर्टिफिशियलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, and I think that is the major reason you as an academic and researcher may experience this first hand। मैं आपको बता सकता हूँ सिस्टम्स हर मुल्क में इनएफिशिएंट हैं, प्रॉब्लम्स हर मुल्क के अंदर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये जो दो जनरल प्रॉब्लम्स हैं ना, वी आर टू क्लेवर। और मैं आई डोंट वांट टेल यू द जो मशहूर इडियम है अबाउट व्हाट हैपेंड टू द क्यूरियस कैट, लेकिन आई विल टेल यू दिस इज नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ आवर्स, and second is that we are very very selfish, even more selfish than the western people। that's my view, maybe I'm wrong। देखिए इसमें एक नहीं, इसमें थोड़ी सी बात यह है कि देखिए एवरीबडी नीड्स टू प्ले अ रोल। हम सबका एक रोल है जो हमें अदा करना है। एक बात है जो आपने ठीक कही, वो ये है कि हमारे माशरा अभी भी पेट्रियार्कल है, मेल डोमिनेंस अभी भी वहां पर है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको इजाजत है, जैसे शुरू में बात की, मेडिकल देख लें। ये भी माशरे की एक बड़ी अहम चीज़ इन्होंने बताई, लेकिन ये है कि हर घर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अक्सरियती जो उन्होंने उनकी जो तहकीक है उन्होंने उसका उसका जिक्र भी किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये बड़ी अहम बात डॉक्टर सबिका रिजवी साहिबा ने की। ये पाकिस्तान के अंदर क्योंकि माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक साहब थे, वो अपनी दो बेटियों के साथ आ रहे थे। मैं रिवायती पाकिस्तानी की तरह पूछने वाला था कि आपका बेटा नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इससे इनको फ़र्क क्या पड़ता है। इनके माशरे में तो ख़वातीन काम भी कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी ले सकती हैं और काफ़ी कदरें महफूज भी हैं। तो मैंने दिल में ये सोचा कि हमारा माशरा भी इस तरह का माशरा कब बनेगा। लेकिन अब इस सवाल का जवाब तो डॉक्टर सबिका रिजवी साहिबा आप हमारे माशरे से पूछ सकती हैं। इस सवाल का जवाब ना तो मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकती हैं, ना हुकूमत। ये हमारा कलेक्टिव प्रॉब्लम है, हमारा इशू है, विच इज़ अ कलेक्टिव इशू। तो माजरत, आप जिस सोसाइटी के बारे में बात कर रही थी वो हमारी अपनी क्रिएटेड सोसाइटी है जिसमें मर्दों ख़वातीन सब शामिल हैं। माजरत जी। बिल्कुल आप दुरुस्त की, और ये मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि इस सब में हमारा रोल बड़ा है। आपके बच्चे जिस घर में आप जिस तरीके से उनका माइंडसेट डेवलप करेंगे, आगे जाके वैसे ही होगा। देखिए मेरे बेटे की जो मेंटालिटी है उसको मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा। मुझे अब आने वाली नस्लों को ये बताना है कि औरत का मकाम क्या है। जब हम ये कहते हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब हम ये बात बोलते हैं तो एक पहिए जो है वो फ्लैट क्यों होता है? टायर का जब आपके दोनों टायरों में हवा होगी, जब आप उसको एम्पावर करेंगे, जब ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ औरतों का काम करना एक स्टिग्मा है, एक इशू है। हमारे यहाँ ये बात है कि जी अगर ये घर से गई तो बच्चे तो गए, घर भी गया। भाई एक चीज होती है वर्क लाइफ बैलेंस, आप उसको आसान इंफ्रास्ट्रक्चर दें, पॉलिसीज बनाएं, उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो बच्चों को भी देख सके और वो काम भी कर सके। अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ जैसे देखिए मैंने बड़ी आपसे फ्रैंक शुरू बात में करूंगा, प्रॉब्लम असल में हमारी सोसाइटी की कुछ और है।
प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है, ऐसी बात नहीं, मेनी पीपल आर रिलक्टेंट ड्यू टू वन रीजन, दे फील दैट द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली इनसिक्योर। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों रोक रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमारा माशरा गैर महफूज है। आवर women फील इनसिक्योर इन दिस एनवायरनमेंट। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैं भी आपकी तरह मौखिक हूं, मैंने एक सर्वे किया कि वाई women प्रिफर गोइंग इन रिक्शाज वर्सेस टैक्सीज। मैंने उनसे पूछा, ये कराची शहर की भी बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरे सर्वे के रिजल्ट ये आया कि 99% खवातीन ने ये कहा कि वी ट्रेवल इन रिक्शाज बिकॉज वी फील मोर सिक्योर इन अ रिक्शा वर्सेज अ टैक्सी। And there are so many other surveys that I'd like to tell you about, like, and unfortunately on TV I think people will not be able to digest the findings of these surveys. जी, ये एक societal you problem. are completely right, but again what is the recommendation, इसकी implication क्या है, इसको सही कैसे करना है, सवाल ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैं आपसे भी पूछूं और आप मुझसे पूछें कि क्या आप अपनी बेटी को रात को मगरिब के बाद बाहर रहना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब भी नहीं No, होगा, मेरा no. जवाब भी नहीं होगा। मगर आगे बात इससे नहीं, कैसे नो? बात ये नहीं एक्सक्यूज मी, रुक जाएं आप। हम ऐसी इनसिक्योर सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीजंस के लिए नहीं है। This is a very big question that you have raised right now. You have asked me on TV and you have answered that question, and I answered the same question in the same way. No, women are not secure after a certain period of time. They cannot work in the office after a certain period of time. बिल्कुल। And the issue is, it is a social problem. हम खुद को एक ऐसा मुल्क कहते हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी वैल्यूज हैं, हमारे बड़े अच्छे बिलीफ सिस्टम्स हैं। एक इतने अच्छे बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम के अंदर, सॉरी टू से, आई एम अनविलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं आपको नो में आंसर दूं या आप प्रीएम्प्ट करें मेरा नो में आंसर। इसकी वजह यह है कि हाउ कैन यू से दैट यू हैव अ गुड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम अगर आप अपनी विमेन को आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाहर जाने की भी इजाजत नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर आधी रात के बाद भी खवातीन को अकेले जाते देखा है, और बने आधी रात के बाद, दुरुस्त, हर जगह राइट, लेकिन बहुत यू आर कंप्लीटली राइट। आप अभी जितने मुल्क के, अभी आपने बात की, अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे रात को औरत का निकलना ना सिर्फ सेफ है बल्कि उसको मायूब भी नहीं समझा जाता। दूसरी चीज नहीं, आप दुबई में, अरे आप दुबई में और अरब, बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक हैं जो रिलेटिवली लिबरल हैं, तो जहां खवातीन काम करती हैं तो वहां पे आप जा सकते हैं आधी रात के बाद बाहर। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां का लीगल सिस्टम, वहां का जस्टिस सिस्टम, वहां का सोशल सिस्टम इतना स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमिना। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर यहीं आ जाए। हाँ, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, फिर मैं वापस आता हूं, आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू करूंगा। नाज़रीन, बड़ा अहम नुक्ता हमने उठा लिया, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का मौजू था, लेकिन इसमें माशी और माशरती पहलू भी निकल आया। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर सफीका रिजवी साहिबा के साथ बात हो रही है, लेकिन अब ब्रेक के बाद हमने ख़वातीन के मौजू पर काफ़ी गुफ्तगू कर ली। मेरे ख्याल से ख़वातीन के मौजू के ऊपर ख़वातीन ही गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे जैसा शख्स कोई बीच में गलती भी कर सकता है। मैं उनको एक और मौजू की तरफ लेकर आऊँगा। अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात के बाद जो है वो अब अहम ये है कि हमारे ये माशी ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत हों। डॉक्टर सफीका रिजवी साहिबा, अमरीका के अंदर तरक्की का एक फिनोमिना उन्होंने यूटिलाइज़ किया, वो है ज़्यादा कंजम्पशन बेस्ड। और पूरे अमेरिका के अंदर 4 या 5 ब्रांड ऐसे हैं जो कि हर चंद मील के बाद आपको, चंद मील इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में किलोमीटर चलता है, अमेरिका में माइल चलता है, मील चलता है, तो हर चंद मील के बाद वहाँ पर एक वॉलमार्ट होता है, एक टारगेट होता है, एक बेस्ट बाई होता है, एक डिक्स स्पोर्ट्स गुड्स होता है, कुछ खाने के रेस्टोरेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है ना, ये मैं आपको नाजरीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी बड़ी उनकी चेन्स हैं जो कि चलती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। अगर हमने जर्मनी के रिटेल जायंट्स को पाकिस्तान में एक्सेस दे दी, हमने यूएई के जायंट्स को, फ्रांस के जायंट्स को हमने अलाउ कर दिया, तो अब हमें वक्त देना चाहिए कि अमेरिका के भी रिटेल जायंट्स को पाकिस्तान की
25 करोड़ से जायद की जो मार्केट है उस तक भी एक्सेस दें। तो सभी का रिजवी साहिबा, ये आपने देखा होगा, ये प्रोग्राम जो प्रोस्पेरिटी का है ये अमेरिका के अंदर है। हर चंद मील के बाद एक आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारे रिटेल शॉप्स और कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनकी आउटलेट्स नहीं है। आपके ख्याल से अगर रिटेल जायंट्स को पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिल जाए तो पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? जी। पाकिस्तान को फ़ायदा बहुत है, बट मेरा इसमें मेरा जी। व्यू ये है कि इसके बजाय कि हम उनको करें, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट क्यों नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपने बड़े-बड़े जायंट्स का नाम लिया। आप टीजे मैक्स जाएँ, वॉलमार्ट जाएँ, जी। सैम्स क्लब, ये सारे बड़े-बड़े नाम हैं जिनके जायंट्स का आपने नाम लिया। मैं वहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ, उस पे लिखा क्या होता है? मेड इन बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश। पाकिस्तान। हाँ। अब अच्छा, मैं आपको एक इसमें बहुत अच्छी एक बात बताऊँ जो मैंने वो की है ऑब्ज़र्व। पिछले कुछ 5-6 सालों में मैंने ये देखा है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक ब्रांड है H&M के नाम से। जी, जी। अब H&M एक ब्रांड है, जिसमें जब कोई 6-7 साल पहले जब मैं गई उनके स्टोर में, तो जो जो शर्ट्स थी उन पर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। अब जब मैं उनके स्टोर पे जाती हूँ तो जितनी उस पे या तो लिखा है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, वियतनाम। पाकिस्तान है ही नहीं। अब मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये, हम इन स्टोर्स में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? जब हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल टेक्सटाइल है, डेनिम है, शर्ट्स हैं, तो ये किधर जा रही हैं? बड़े जायंट्स हमसे खरीद क्यों नहीं रहे? यहाँ पे मसला आ जाता है क्वालिटी का। यहाँ पे मसला आ जाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं किया। यस, हमारी यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रो-रो यस। के थक गई है हुकूमत के सामने कि अब जब ये 19% टैरिफ आएगा हम पर, तो हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अब देखें, जब आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो हायर प्राइस पर बेचना, आपको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा ताकि आप दूसरे मुल्कों के साथ compete कर सकें। और मैंने आपसे शुरू में ये बात बोली थी कि आप उन मुल्कों के साथ compete कर रहे हैं जिनके एक्सपोर्ट्स आपसे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक और वो करूं सवाल, वो ये है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो एसएमई को हो रही है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बैंक्स लेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ 6% हैं, जबकि यही शरह में 13% है। वो मुल्क जिसको सिर्फ 10 या 15 साल हुए हैं, वो अपनी एसएमई इकोनॉमी को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को इतना ज्यादा मजबूत कर रहा, हम कर पा रहे हैं। पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। 80% कारोबार नहीं, देखें आपका वहां पर स्मॉल तो उन्होंने मीडियम तफरीक एंटरप्राइज कर से दी आता है। है। वो लोग इसे स्मॉल बिजनेस ही कहते हैं। मैंने उनको मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस को वो सेपरेटली ट्रीट करते हैं उनकी उनकी मार्केट में। जाहिर बात है, बिल्कुल। पाकिस्तान में बिजनेसेस ही इतने नहीं हैं, तो मे बी हम क्लब कर सकते हैं इन दोनों को। लेकिन वहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है उनको। यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के माने ये हैं कि उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जाती हैं, बहुत सारी मुश्किलात से उनको दूर रखा जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं, जैसे आपने कहा, इन स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और बल्कि इससे भी एक हाथ आप आगे जाएं तो हम कहलाते हैं माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल से भी छोटे हैं, और इसमें औरतों की जो पार्टनर है वो बहुत हाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर ज्यादातर खवातीन जो हैं, जो बिजनेसेस रन कर रही हैं, वो माइक्रो और स्मॉल लेवल पर, जहां यस, आपने इशारा किया, उनके लिए पॉलिसियां वो लार्ज एंटरप्राइजेस से compete नहीं कर रही। जब वो जी। बैंक पे जाती हैं लोन के लिए, तो उनको मीडियम से ट्रीट नहीं किया। स्मॉल माइक्रो के लिए एक्सेस ऑफ फंड्स अलग हैं, उनके लिए रेट्स अलग हैं, उनके लिए शराइत अलग हैं। जब तक चीजें आसान नहीं बन, आप अमेरिका जैसे जाइंट से compete कर ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात आपसे की है, वो ये बात की है कि जिस चीज में आपको एडवांटेज है, टेक्सटाइल जो है आपका, अगर वो इन बड़े बड़े ब्रांड्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी एक्सपोर्ट तो है,
एक्सपोर्ट इन बड़े चेन्स तक पहुंच नहीं पा रही, तो यहाँ पर क्या इशू हो रहा है? या मैं ये बड़ा तो हम अहम उठा नुक्ता एक्चुअली नोट सकते हैं किया है। उसकी क्वेश्चन। उसकी तो वजह ये है, मैंने ये देखा है कि शायद हमारा हुजूम कम हुआ हो मार्जिनली, जो दूसरे मुल्क है ना उनका हुजूम बढ़ गया है, उनका ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आपने दो ममालिक का जिक्र किया, इसके अलावा तीसरे चौथे भी ममालिक हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो मैंने आपसे जिक्र किया एक्चुअली वहाँ पर जो ये बड़ी चेन्स का आपने बताया, असल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बिजनेसेस जो हैं वो कंसोलिडेट भी होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन भी इस तरह से हुई होती है कि वेरी क्विकली दे वांट टू बिकम बिग, सो दे जॉइन टुगेदर, दे क्लब टुगेदर, दे बाइंड टुगेदर। तो इस वजह से ओवर देयर लार्ज बिजनेसेस एंड लार्ज बाइंग हाउसेज आर वर्किंग। बाइंग हाउसेज पाकिस्तान आ नहीं सकते सभी का साहबा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन प्राइमरी प्रॉब्लम हम तो डिनाइल में हैं, लेकिन रियलिटी ये कि दे डोंट कम हियर बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, और दैट इज द मेजर अच्छा, इम्पैक्ट। इधर मैं एक और पॉइंट की तरफ जी जाऊंगी, जो है टेक्नोलॉजी, जी जी एआई, ऑटोमेशन। इस जी जी हम दौर पे बैठे हैं, वो एआई है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जी अमेरिका में जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने बिजनेसेस हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पाकिस्तान खड़ा कहाँ पर है वहां पर? जब हम इसकी बात करते हैं, आपसे कोई भी बायर यूएस का जो है वो उसको लेगा जो कि डिजिटलाइज हो, जिसकी प्रेजेंस हो। अब एक छोटा सा कोई बेचारा टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना। अब हमारे घरों में अभी आपने थोड़े दिन पहले ही, अभी आज भी मुझे नहीं पता मुल्क के क्या हाल है, मगर 2 दिन तक आपका जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो पैरालाइज्ड हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जो आप यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक बारिश की हमने बात की, बारिश से आपकी इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। जिस मुल्क में मैं बैठी हूं वहां पर एक लम्हा बारिश है तो अगले मिनट आपको पता भी नहीं है बारिश हुई थी। तो यहां पर हमारी इंडस्ट्रीज मफलूज नहीं होती। आप अगर ऑर्डर मिला है और आप अपने क्लाइंट को ये बोले कि जी थी इसीलिए मैं ऑर्डर बना नहीं सका, आपको ऑर्डर नेक्स्ट टाइम नहीं मिले। सिंपल सी बात। तो बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज बहुत हैं हमारे यहाँ। और दूसरी चीज ये है जिसकी तरफ मैं एक और जानिब जाऊंगी, वो है वैल्यू एडिशन। हमारे यहाँ अली वैल्यू एडिशन नहीं है। नहीं, हम वही प्रोडक्ट सालों साल बेचे जा रहे हैं। डेनिम शर्ट्स हैं तो डेनिम शर्ट्स हैं, कॉटन शर्ट्स। इस वक्त इकोनॉमी जो है वैल्यू इनोवेशन एडिशन नहीं की है तरफ जा क्योंकि रही मेरिट नहीं है। है। मैं लोगों को ये बताता रहता हूँ, आपने ये बड़ा अजीब सा एक सवाल मेरे लिए पैदा कर दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरिट सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही नहीं, उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही, मेरिट की प्राइवेट सेक्टर में भी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आज भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेटाइजेशन के दौर में पाकिस्तान के अंदर फैमिली ओन्ड एंड मैनेज्ड बिजनेसेस हैं जो कि मेरिट की बुनियाद पर नहीं चल रहे हैं, जिनके सीईओज प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जहाँ पे इनोवेशन नहीं है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो आज भी विम्स की बुनियाद पर की जा रही है, लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर की जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्लैकनेस की तरफ जा रही है। ये वजह है उसकी, इनोवेशन नहीं है। और एक और वजह यह है, जैसे आपने कहा, हमारे अंदर माइंडसेट, हमारे यहाँ रिस्क अवर्सनेस, हमारे यहाँ रिस्क नहीं लिया जाता। बच्चे को हमारे बचपन से ये समझाया जाता है करो, जो आसान है बस वही करो। अब जो बाप दादा बना रहे थे उसी को मैंने बेचना है। अब देखें अभी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देखें सबीका रिजवी साहिबा, अभी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक सवाल करूंगी। पूछ। यूएस की आपने बात की, कितना होमवर्क हमारी इंडस्ट्रीज ने किया है कि इस वक्त यूएस इकोनॉमी की डिमांड क्या है? नहीं किया होमवर्क। यूएस इकोनॉमी को क्या वो प्रोडक्ट चाहिए जो मैं बना रही हूं? हमारे यहाँ एजुकेशन के अंदर भी यही ये बिरयानियां खिला रहे हैं। मैं कल के प्रोग्राम में भी कह रहा था, ये बाहर जाके उनको चावल एक्सपोर्ट करने के लिए बिरयानियां खिला रहे हैं उस कौम को जो ब्लैंड खाना खाती है। यकीन करें, आप वहां रह रही हैं, आपको पता होगा खाना पाकिस्तान का ज्यादा मजेदार होता है, लेकिन उनको हम खिला रहे हैं बिरयानियां। वो बिरयानी खा के चावल थोड़ी खरीदेंगे। दे आर नॉट बिरयानी ईटर्स।
अच्छा ये उनको मैंगो खिला रहे हैं, अच्छा ये उनको खिला रहे हैं आम, मीठे मीठे आम। बात की, वो तोतापरी खाने वाली कौम है, उसको आम खिला रहे मीठे। परसों मैं एक स्टोर में गई और वहां से मैं एक स्नैक लाई जो कि ड्राइड मैंगोस थी। अब वो ड्राइड मैंगो, पाकिस्तान इज द प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। यहाँ पे जिससे आप बात करें तो आम पाकिस्तान में जिस तरह का मिलता है दुनिया में हम इस तरह के स्नैक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, कि उन आमों को बजाय आप पेटियों में पैक करके एक्सपोर्ट करें, उनको आप उसका पल्प निकालकर उससे स्नैक बनाएं और उन स्नैक्स को इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में बेचें। ये इस वक्त तो मैं तो हैरान हुआ वहां पर, जा ही नहीं। मैं हैरान हुआ वहां पर जाकर। असल में तो उनके क्वालिटी कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत सारी उनकी शॉप्स हैं वहाँ पर, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स क्वालिफाई भी नहीं हो पाती क्योंकि देयर क्वालिटी कंट्रोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एंड प्लांट प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मीट्स वगैरह हमारे, या हमारे जो हैं आप बोलें कि हर किस्म की सब्ज़ी वगैरह, हर चीज़ वहाँ पे बड़ी मार्केटों में बेच भी नहीं सकते। मसाले वगैरह भी हमारे मिलते हैं लेकिन एशियन स्टोर्स में ज़्यादा मिलते हैं, कम मैंने देखा है कि जो क्वालिफाई हुए बड़े स्टोर्स के अंदर, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं है। इंडिया वाले आप हैरान होंगे, इंडिया की प्रोडक्ट्स डिस्पाइट कि अब उन पे टैरिफ स्लैप कर दिए गए, पर उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने डिस्प्ले पे देखी है। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी राइस का मैंने देखा है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन ब्रांड्स हैं जिनको मैंने देखा है इन्हीं टॉप जायंट्स के रिटेल स्टोर्स के अंदर। पाकिस्तानी हैं, कम है, बहुत कम है, ऐसे नहीं कि नहीं है, कम है। उसको बढ़ाना है, बेहतर करना है। जी तो बात सारी वो अभी हमने बात की कि ये जो यूएस पाकिस्तान की जब हम ट्रेड की बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो हमें इसमें क्वालिटी नंबर 1, जैसे आपने बात की, क्वालिटी पे हमने जोर देना है, हमने वैल्यू एडिशन पे जोर देना है। थर्ड, हमने डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है। हमारी रिलायंस टेक्सटाइल पर कब तक रहेगी? हम सालों साल से ये सुनते आ रहे हैं, किताबों में हमने पढ़ा, अब हमने सुना जी टेक्सटाइल से निकलकर और इंडस्ट्रीज हैं, टेक इंडस्ट्रीज हैं, उनको ग्रो करना है, उसमें इन्वेस्ट करें। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमने एक और हम बात करें जब अच्छा ये लेकिन देखें मौजूआत बड़े गहरे हैं, इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ जरूर बात करेंगे। एक मखसूस प्रोग्राम हम टेक इंडस्ट्री और उसके पोटेंशियल के मुतालिक करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ हमने 20 साल के अंदर अपने अंदर बदलाव पैदा नहीं किया, जो कि वेस्ट के अंदर अब डिमांड्स चेंज हो चुकी हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान आज भी बोस्ट कर रहा है कि जनाब हमने चंद बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी आईटी के अंदर। आई टेल यू हमारा पोटेंशियल कहीं कहीं ज़्यादा का है। हमारे मुल्क के फ्रीलांसर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने बात की, यह हमारे बहुत सारे बेसिक प्रोग्रामर्स को किसी काम का नहीं छोड़ेगी। हमारे लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन के अंदर नई नई जिद्दत पैदा करनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुई। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।